नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आप आज हैं मेरे साथ नागरिकता अधिनियम 1955 पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले साथियों, सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को। और जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में गहन चर्चा की। उसके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक विस्तृत जानकारी लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वहां जाके आर्टिकल 5 से 11 तक का वीडियो भाग 2 नागरिकता को एक बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये वीडियो देखने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। लास्ट वीडियो जो कि नागरिकता के बारे में था, भाग 2, उसको हम रिकैप कर लेते हैं। भाग 2 क्या था? नागरिकता था। नागरिकता में 5 से लेके 11 अनुच्छेद, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11, ये 6 अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं जो नागरिकता के बारे में जब संविधान लागू हुआ तो उससे संबंधित ये आर्टिकल अनुबोधित है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत की भूभाग पर अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए लेकिन परमिट लॉ को फॉलो किया है कि वो परमिट लेके आए, तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग संविधान लागू होने से पहले भारत आए वो वहाँ से परमिट लेके आएंगे और उनके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको 6 महीने के बाद उसकी नागरिकता हो जाएगी। इसी प्रकार आर्टिकल 7 वो उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रबंध करता है जो ऑलरेडी पहले पाकिस्तान में चले गए लेकिन पाकिस्तान से वापस अत्याचार के कारण वापस भारत में लौट आए 1 मार्च 1947 के बाद और संविधान लागू होने से पहले। आर्टिकल 8 उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रबंध करता है जो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में व्यवसाय कर रहे हैं या कहीं घूमने गए हुए या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रबंध करता है। आर्टिकल 9 बताता है कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 संसद को अधिकार देता है कि आपने कोई स्पेशल अगर क्राइम नहीं किया है तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 11 संसद को प्रावधान देता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इन सभी में संशोधन किया जा सकता है। तो अब आते हैं हम नागरिकता अधिनियम 1955। आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग संसद के द्वारा गृह मंत्रालय की सिफारिश पर ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी को नागरिकता देनी है या उसमें कोई संशोधन करना है तो एक अधिनियम बनाया जाएगा, उसके तहत नागरिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले जो अधिनियम आया वो नागरिकता अधिनियम 1955 आया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। कौन सा एक्ट है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट आया कब? 1955 में। इस एक्ट में कई बार संशोधन हुए, बहुत बार संसद को लगा कि कुछ चीज़ें हमें अमेंड कर देनी चाहिए, उन्होंने अमेंड किया और नए रूप में प्रस्तुत किया। जैसे 1957 में पहली बार चेंजेज हुआ, फिर 1960 में, 86 में, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, हाल ही में जो NRC और CAA को लेकर आया गया था। तो इस अधिनियम में क्या देखेंगे कि कोई भी अगर देश में लोग रह रहे हैं तो उसको नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है। नागरिकता प्राप्त के इन्होंने 5 टाइप बताए कि 5 प्रकार से देश में नागरिकता ले सकता है। कितने टाइप से ले सकता है? 5 प्रकार से। पहली नागरिकता कि अगर किसी का जन्म हो गया हो यहाँ पे तो जन्म से,
जन्म से मतलब है कि 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे जन्म होता है तो उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी दो अपवाद हैं। पहला अपवाद क्या कहता है कि अगर आपका जन्म किसी देश में हुआ, मतलब इंडिया में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपके माता या पिता किसी दूसरे देश जो कि शत्रु देश है उसके दूतावास में तो काम नहीं कर रहे हैं, ये माता या पिता, या किसी शत्रु देश के अंडर में आप काम नहीं कर रहे, मतलब कोई ऐसा देश जो आपका देश तो नॉर्मल है लेकिन उस देश का उस दूसरे देश के अधीन काम कर रहा है जो हमारा शत्रु है, तो हमें नागरिकता नहीं मिलेगी। तो जन्म से मिल सकती है 26 जनवरी 1950 के बाद। अगर भारत में किसी का जन्म हुआ है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसमें दो अपवाद है कि माता या पिता में से कोई भी शत्रु देश के दूतावास या एम्बेसी में काम नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि भाई उनकी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी की बात नहीं कर रहे हैं, उस दूसरे दूतावास की एम्बेसी। यहाँ पे मेरा मतलब यह है कि जैसे कोई इंडियन एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान में रह रहा है, उनके बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा नागरिकता, क्योंकि वो तो इंडियन है ऑलरेडी। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है और पाकिस्तान का एम्बेसडर में वो काम कर रहा है, या कोई नेपाल का व्यक्ति है जो पाकिस्तान के एम्बेसडर में काम कर रहा है और उसके बच्चे का जन्म इंडिया में हो जाता है, तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, पहला समझे, जन्म से आप नागरिकता ले सकते। दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, वंशानुगत, मतलब आपके माता या पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग बाय डिसेंट आप नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा, और पांचवा राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा। तो कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं? 5 प्रकार। बताइए मेरे साथ कौन कौन सी? जन्म से ले सकते हैं आप। दूसरा वंशाधिकार के आधार पर, आपके माता या पिता या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, उसके आधार पर ले सकते हैं। आप पंजीकरण करवा सकते हैं। चौथा है कि आप देशीकरण के द्वारा ले सकते हैं। और पांचवा है कि किसी राज्य क्षेत्र का अर्जन किया है अगर इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके द्वारा लिया जा सकता है। इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे नागरिकता ली जा सकती है। सेकंड नंबर था वंश से नागरिकता। जन्म से नागरिकता हो गई, अब वंश से नागरिकता। अगर भारत के बाहर किसी भी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है जो वहाँ पे जन्म लिया है, लेकिन जन्म के समय क्या होना चाहिए? उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। सपोज करो कि कोई व्यक्ति है और वो अमेरिका में रह रहा है इस समय, तो उसके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? अमेरिका में, लेकिन उसके माता पिता कहाँ के? इंडियन है, तो उनको नागरिकता देने से रोका नहीं जा सकता। 1986 में पहला अमेंडमेंट आया 1957 के बाद में। 1986 में कहा गया कि इंडियन क्या है? पितृत्व, यहाँ पे पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पहले पिता के लिए कहा गया था कि अगर उसका पिता इंडियन है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1992 में फिर संशोधन हुआ कि माता या पिता दोनों में से कोई एक, माता भी अगर है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी। क्लियर? इसमें एक 2004 में एक संशोधन आया कि 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसने 1 साल के भीतर वहाँ का जो एम्बेसी है, इंडियन जो एम्बेसी है उस देश में, इंडियन जो एम्बेसी है उसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कि पहला फैक्ट तो उसको लागू हो रहा है, लेकिन उन्होंने 1 साल के अंदर इंडियन एम्बेसी में जाके पंजीकरण नहीं कराया तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तीसरा था पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो नहीं है लेकिन भारत में पिछले 7 सालों से रह रहा है। कितने सालों से? 7 सालों से। 7 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति कोई बाहर से आया और वो 7 सालों से भारत में रह रहा है, उसके बाद वो अप्लाई करेगा, पंजीकरण करेगा, और उसके बाद जो हमारा गृह मंत्रालय वो उसके बारे में डिसाइड करेगा और उसको नागरिकता दे देगा।
तो कहा गया है कि अगर भारत का नागरिक नहीं है तो पंजीकरण करके नागरिक बन सकता है, लेकिन उसको उससे पहले 7 सालों तक भारत में रहना होगा। पहले ये जब 1986 अधिनियम आया था, जो 1955 का संशोधन था, उससे पहले मात्र ये 6 महीने थे कि वैलिडिटी कितनी थी, 6 महीने तक भारत में रहना होगा, उसके बाद वो नागरिकता के लिए आवेदन करता था। लेकिन 86 के बाद में संशोधन किया गया कि जो व्यक्ति 7 साल से भारत में रह रहा हो वो आवेदन करेगा, और आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय, गृह विभाग, क्यों गृह विभाग के अंडर पावर है सारे के सारे, आर्टिकल 11 में लिखा गया है संसद को अनुमति, संसद किसके परामर्श पे करेगा, गृह मंत्रालय के परामर्श पे करेगा। तो गृह मंत्रालय उसको सिफारिश करेगा कि इसको दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए। जो नागरिकता हमारे किसके अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर। चौथा तरीका था देशीकरण द्वारा नागरिकता, कि किसी विदेशी नागरिक को अगर वो किसी फील्ड में अच्छा है, जैसे अदनान सामी को दी गई थी नागरिकता, इस प्रकार किसी दूसरे देश को के व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है देशीकरण के द्वारा। लेकिन इसमें समय कितना रहना चाहिए, 10 साल तक वो भारत में रह रहा हो। कितने साल तक रह रहा हो, 10 साल। देशी का मतलब 10 साल, 10 साल से भारत में रह रहा हो। उसको जिस देश में का नागरिक है उस देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरा, उस देश का नागरिक होना भी नहीं चाहिए जहाँ देशीकरण से मना कर रखा हो कि नागरिकता नहीं मिलेगी यहाँ पे। पहली बात तो उस देश का नागरिक, जिस देश का नागरिक हो उस देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि जिस देश में वो रहता था उस देश में देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जानी चाहिए। अगर वहाँ भी नागरिकता देने का प्रावधान देशीकरण के द्वारा है तो उस देश के नागरिक को भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। उसका चरित्र सही हो, पूर्ण आयु क्षमता सच्चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, और जो इंडिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है किसी न किसी एक भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। भारत के प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए और आस्था रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो ही भारत सरकार द्वारा उसको नागरिकता दी जा सकती है। राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, अगर संसद द्वारा किसी राज्य का अर्जन कर लिया गया है, जैसे सिक्किम का किया गया था, या आगे अगर गवर्नमेंट पीओके का अर्जन करती है, बलूचिस्तान का अर्जन करती है, बलूचिस्तान का अर्जन करती है, तो वहाँ के लोगों को जो नागरिकता दी जाएगी वो भारतीय संसद वहाँ के लोगों को नागरिकता दी, क्योंकि वहाँ के लोग भी किसी न किसी देश के नागरिक होंगे। तो वो किस देश के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी भूभाग का विलय भारत में करती है तो उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को जो नागरिकता प्रदान की जाएगी वो भारतीय नागरिकता होगी। क्लियर? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया, उसमें 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। एक तो जन्म के द्वारा, दूसरा वंश अधिकार के द्वारा। कौन कौन से? एक जन्म के द्वारा, दूसरा वंश के अकॉर्डिंग, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा कि अगर आप देशीकरण के द्वारा, और पांचवा अर्जन के द्वारा, अर्जित क्षेत्र के द्वारा। इस 5 टाइप में से किसी भी एक प्रकार में आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। सारी बातें पढ़ी हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बारे में, जिसमें खूब कम संशोधन हुआ है, क्या किस किस प्रकार से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब हम बातें करेंगे कि अगर आपकी नागरिकता निरस्त कैसे की जा सकती है। अब नागरिकता आपकी ख़त्म कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो आपने 1955 का जो संशोधन अधिनियम पढ़ा, उसमें आपको बताया गया कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। अब अगर आपकी नागरिकता निरस्त करनी है तो उसके 3 तरीके हैं। पहला है परित्याग करना, रिन्यूकेशन। पहला क्या है? परित्याग करना। परित्याग करने का मतलब है कि आपने अपनी नागरिकता का त्याग कर दिया। भारत का कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है वो अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। वो तभी कर सकता है जब वो किसी दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण कर लिया हो। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता को आपने ग्रहण कर लिया तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को व्यक्ति त्याग सकता है।
दूसरा है प्रियावसन, टर्मिनेशन, कि ऐसा कोई नागरिक जिसने या तो देशीकरण के थ्रू या पंजीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता ले ली थी, लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करके रखा है, तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब एक समय एक ही देश की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देशीकरण या के थ्रू आपने भारत में नागरिकता ले ली, आप किसी दूसरे देश में विदेशीकरण के थ्रू जाके पंजीकरण करा लिया तो आपकी नागरिकता भारत से निरस्त कर दी जाएगी। तीसरा तरीका है डिप्राइवेशन, मीन्स वंचित किया जाना, कि ऐसा नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा नागरिक बना है, जिन्होंने पंजीकरण कराया, 7 साल तक वो भारत में रहा, उसके बाद उसने पंजीकरण कराया और नागरिक बना। जो तीसरा तरीका था 1955 संविधान में जो संशोधन का तरीका था, नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 में जो तरीका था कि तीसरा तरीका कि पंजीकरण के थ्रू आप नागरिकता ले सकते हैं, अगर उसके थ्रू नागरिकता ली हो और तो केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित कर लिया जाएगा। अगर उसने गलत तरीके से नागरिकता ली हो, अगर उसने गलत तरीके से नागरिकता ली है तो केंद्र सरकार के आदेश से उसकी नागरिकता को निरस्त कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जो पढ़ा है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बारे में जाना, साथ ही जाना कि नागरिकता से कैसे वंचित किया जा सकता है। साथ ही हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 को रिकैप किया। इन सब बातों से आपको ये लगेगा कि भारत में नागरिक कैसे बना जा सकता है। इस सारी जानकारी से आपको अब तक पूरा अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत का कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बची हुई है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो CAA 2019 में आया, NRC NPR, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी करा दिए जाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।